नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जहां हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, अर्थात समांतर श्रेणी के बारे में, जो कि क्लास 10th CBSE बोर्ड या ऑल बोर्ड्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलजेब्रा का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 11th में भी और जेई के प्रॉब्लम्स में भी या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा हर बार कहीं ना कहीं पूछा ही जाता रहता है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गणित का। आज इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि अगर हम कुछ एक नंबर्स का पैटर्न लें, जैसे एक पैटर्न ले लें हम 2, 5, 8, 11, 13, 14, ये एक है। सेकेंड हम एक ले लें कि 1, 8, 27, 64, 125। एक और ले लें 1, 4, 9, 16, 25। एक और पैटर्न ले लें, मान लीजिए कुछ 5, 10, 20, 40, 80। अब इन सब को हम देखें तो ये सभी जो पैटर्न्स हैं, जो अनुक्रम हैं, एक निश्चित नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अगर उस नियम को हम जान जाएं तो इसके बाद की संख्या लिख सकते हैं, उसके आगे की संख्या लिख सकते हैं, उसके भी आगे की संख्या लिख सकते हैं। जरा सोचते हैं कि कौन से नियम पर आधारित हैं ये संख्याएं। तो देखते हैं कि 2 के बाद 5 और 5 के बाद 8 कैसे आ रहा है। तो अगर हम इसमें +3 कर दें और फिर इसमें +3 कर दें और फिर इसमें +3 कर दें और फिर इसमें +3 कर दें, यानी कि 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। अब अगर 14 के बाद का नंबर हमको कोई पूछे तो हम +3 करेंगे और बताएंगे 17, और आगे कोई पूछे तो हम +3 करेंगे, बताएंगे 20। तो ये हम देख रहे हैं कि ये नंबर हर पिछले नंबर में एक कांस्टेंट 3 ऐड करने से मिल रहा है। अपने प्रीवियस टर्म में +3 करने से नेक्स्ट टर्म कंटिन्यूअसली मिल रहा है। अपने पूर्व पद में 3 जोड़ने पर आगे का पद लगातार हमें मिल रहा है। अब हम दूसरे पे चर्चा करें तो क्या करें। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये है 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। तो अब अगर हमको इस पैटर्न को आगे बढ़ाना होगा तो नेक्स्ट नंबर 6 का क्यूब होगा जो 216 होगा, और इसके भी आगे का नंबर 7 का क्यूब होगा जो 343 होगा, और अगर और कोई पूछे तो 8 का क्यूब होगा 512, फिर 9 का क्यूब होगा 729, और इस तरह से जो भी टर्म हमको लेना होगा उस टर्म के नंबर का क्यूब मिलेगा। nth टर्म n का क्यूब होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि दूसरा पैटर्न एक दूसरे ही तरीके से है। तीसरे पैटर्न में देखें तो हम देखें कि पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो अगर हमको कोई पूछे कि अगला टर्म क्या होगा तो हम कह सकते हैं द गिवन टर्म इज 6 स्क्वायर 36, फिर इसके आगे का टर्म 7 स्क्वायर दैट इज 49, 8 स्क्वायर दैट इज 64, और ये भी एक निश्चित नियम के तहत एक ऑर्डर में है, एक पैटर्न है जो एक रूल को फॉलो कर रहा है। और ये भी, और अब लास्ट जो हमारा एग्जांपल है इसको देखें तो ये 5 है। 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 मिल रहा है। 10 में भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 20 मिल रहा है। 20 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40 मिल रहा है, और 40 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 80। अगर कोई हमें पूछे कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, देन वी मल्टीप्लाई 80 बाई 2 और ये 160 मिलेगा, और फिर अगर 160 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 320 मिलेगा, और आगे के नेक्स्ट टर्म भी हम
हर प्रीवियस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक हमने देखा कि इसमें हमारे जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी नंबर्स का जो एक अरेंजमेंट है, वो एक निश्चित किसी न किसी रूल के तहत ही अरेंज किया गया है। और जब सम नंबर्स अरेंज्ड इन डिफिनिट रूल, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। तो हम देखें कि जितने भी नंबर हैं वो एक निश्चित रूल के तहत अरेंज किए गए हैं, और यह जो अरेंजमेंट है यही सीक्वेंस कहलाता है या प्रोग्रेशन कहलाता है, और हिंदी में इसे श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब हमको जो स्पेशली पढ़ना है सारे सीक्वेंस, वैसे तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में हर सीक्वेंस का एक पैटर्न पकड़ने में, लॉजिकल या रीजनिंग में हम ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो हमारा बोर्ड्स एग्जाम्स या फिर अदर्स जो है 12th या 11th या जेई, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे मेनली अभी एपी पे, जो कि कहीं और जीपी पे और एचपी पे, और अभी फर्स्टली हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ अभी एपी पे करेंगे, और पार्ट वाइज जब एपी कंप्लीट हो जाएगा तो जीपी पे करेंगे। तो इसको पॉज करके थोड़ा सा देखेंगे एक बार, और फिर आगे की क्लास के आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। तो ये क्या होता है, तो एक ऐसा अनुक्रम होता है, वैसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक अचर राशि जोड़ने के उपरांत प्राप्त हो। वैसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक अचर राशि जोड़ने के उपरांत प्राप्त हो, यानी कि इंग्लिश में इसी को जाने तो वैसा सीक्वेंस जिसका प्रत्येक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म में एक कांस्टेंट ऐड करने से मिले। देखते हैं, हम एक लेते हैं 2, 6, 10, 14, 18। तो यहां ध्यान से देखते हैं तो 2 हमारा जो है वो टर्म 1 है, इसको हम T1 से डिनोट करते हैं। टर्म जो है ये T2 है, दूसरा पद है, ये T3 है, ये T4 है, और ये T5। अब हम ध्यान से देखें तो T1 में अगर हम 4 प्लस कर दें तो T2 मिलता है। देखिए 2 में 4 जोड़ने से 6 मिल रहा है। T2 में अगर 4 प्लस कर दें तो T3 मिल रहा है। देखिए 6 में 4 जोड़ने से 10 मिल रहा है। अगर T3 में 4 प्लस कर दें तो T4 मिल रहा है, और T4 में अगर प्लस 4 कर दें तो T5 मिल रहा है। और अगर हम आगे बढ़ना चाहें और T5 में प्लस 4 कर दें तो ये T6 मिलेगा, और T6 18 प्लस 4 दैट इज 22 होगा। ऐसे ही हम आगे के टर्म्स को भी फाइंड कर सकते हैं। एक कांस्टेंट जो है वो हमारा जो कांस्टेंट राशि है जिसको हमको जोड़ना है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी चीज को अगर हम नेगेटिव राशि कहें तो कई डेफिनेशंस में यह जोड़ने या घटाने के उपरांत की चर्चा की जाती है, ये डेफिनेशन होता है। अब हम एक और एग्जांपल ले लें, 3, 6, 9, 12, 15। अब हम ध्यान से देखें तो 3 में 3 ऐड किया गया है तो 6 मिला है, 6 में 3 ऐड किया गया है तो 9 मिला है, 9 में 3 ऐड किया गया है तो 12 मिला है, और 12 में 3 ऐड किया गया तो 15 मिला है। अगर हम ऐसा चाहें तो 18, 21 etc आगे हम बढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा देखेंगे आगे, और आगे हम जो चर्चा करेंगे इसको पॉज करके अगर हम चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। यदि हम कहें कि T1, T2, T3, T4, T5, T6 AP में है, किसमें है? AP में है,
और हम अगर T1 इक्वल्स टू A मान लें तो T2 इक्वल टू T1 प्लस कोई एक चीज होगा जो हम बार बार जोड़ रहे थे उसको D मान लें। फिर T3 जो होगा वो T2 प्लस D होगा। T4 जो होगा वो T3 प्लस D होगा। T5 जो होगा वो T4 प्लस D होगा। अब T1 प्लस D तो हो गया, T2 प्लस T2 के बदले हम T1 प्लस D यानी कि T1 प्लस 2D लिख सकते हैं। T3 के बदले ये T1 प्लस 2D प्लस D यानी कि T1 प्लस 3D लिख सकते हैं। और T4 जो है हमारा, T4 के बदले T1 प्लस 3D प्लस D यानी कि T1 प्लस 4D लिख सकते हैं। अगर इसी तरह से हम देखें तो T1 इक्वल टू T1 की जगह हम हर जगह A पुट कर सकते हैं, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस D और डेट इज A प्लस नथिंग तो 0D। तो T1 इक्वल टू A प्लस 0D है, तो इस 1 को हम देखें 0 कैसे आया तो 1 माइनस 1 से आ रहा होगा। अगर T2 इक्वल टू देखें तो 1 प्लस 1D है जो कि 2 माइनस 1D से आया हुआ, इस 2 को यहाँ लिखा 1 घटाया है। T3 अगर देखें तो A प्लस 3 माइनस 1D यानी कि A प्लस 2D आया। T4 देखें तो A प्लस 4 माइनस 1D यानी कि A प्लस 3D आया है। इसको अगर हम जनरलाइज कर लें Tn इक्वल टू तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे और आगे देखेंगे कि इस फॉर्मूले का क्या महत्व है। एक तरह से और फॉर्मूले का प्रूफ हम देखेंगे, थोड़ा सा और एपी के बारे में डिटेल से जानेंगे। जैसा कि हमने देखा कि हमारा Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया। इस पूरे फॉर्मूले में 4 थिंग्स हैं। इस Tn को हम कहते हैं nth टर्म यानी कि nवां पद। A हमारा कहलाता है फर्स्ट टर्म, n जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स और D जो है वो है कॉमन डिफरेंस यानी कि इसको कहते हैं सार्व अंतर। ये एक अचर राशि है जो जोड़ी या घटाई जाती है, पदों की संख्या और प्रथम पद। तो अगर आपको इन तीनों में इन चारों में से अगर 3 दिया रहे तो ज्यादातर क्वेश्चंस एक अननोन क्वांटिटी सिंपल क्वेश्चंस में फाइंड आउट करने के लिए दी जाती है। जैसे आपको दिया रहेगा 2, 4, 6, 8 का 120वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है A हमारा गिवन है 2 और 2D क्या है तो हमारा वो D भी है, क्या जोड़ने पे मिल रहा है बार बार 2, तो D इक्वल्स टू 2 है और n इक्वल टू 120 है तो हमको Tn यानी कि T120 निकालना है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम जाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह लिखेंगे A प्लस A की जगह भी लिख ही लेते हैं अब 2 प्लस 120 माइनस 1 और D जो है वो भी हमारा 2 है इक्वल्स टू 2 प्लस 119 इंटू 2 प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 238 दैट्स इक्वल्स टू 240। इस क्वेश्चन को लिखेंगे और आगे हम थोड़ा सा देखेंगे और भी एपी को थोड़े ध्यान से। यदि T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn एपी में हो तो थोड़ा सा फॉर्मुलाइजेशन को और भी ध्यान से देखते हैं कि हमने कहा कि x में 5 जोड़ने पर y मिलता है तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि y में 5 घटाने पर x मिलेगा। T1 में D जोड़ने पर T2 मिलता है तो हम लिख सकते हैं कि T1 इक्वल टू T2 माइनस D या T2 माइनस T1 इक्वल्स टू D। एक इसका डेफिनेशन और होता है
कि यदि किसी अनुक्रम में किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव समान रहे तो अनुक्रम एपी कहलाता है। कहने का मतलब कि अगर Tn माइनस Tn माइनस 1 और ये हमेशा कांस्टेंट D रहे और अचर को सार्व अंतर कहते हैं एवं D से सूचित करते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर ये पूरा हमारा एपी में है तो निश्चित रूप से n नॉट इक्वल टू या n जो है हमारा मिनिमम 2 होना चाहिए। और देखिए T2 माइनस T1 इक्वल्स टू D, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू D, T4 माइनस T3 इक्वल्स टू D, T5 माइनस T4 इक्वल्स टू D, डैट अगर हम चले जाए Tn माइनस Tn माइनस 1 दैट आल्सो इक्वल्स टू D। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से दोबारा से थोड़ी डिटेल में समझाएंगे अब आगे, और एक फॉर्मुलाइजेशन नया तैयार करेंगे, थोड़ा सा मिटा के लिखेंगे। अब जैसा कि हमने देखा कि हमारा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू D, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू D, T4 माइनस 3T इक्वल टू D, डॉट 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 बहुत ही नीचे चले आए हम, और तब देखिए कि Tn माइनस Tn माइनस 1 ऑल्सो इक्वल्स टू D। तो ध्यान से देखिए तो हम 1 से लेके n माइनस 1 तक आए हैं। तो अगर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो ये n माइनस 1 है। अब सबको अगर जोड़े तो देखेंगे T2 प्लस है, T2 माइनस है, T3 प्लस है, T3 माइनस है। ऐसे ही यहाँ से ये लेफ्ट और यहाँ से ये राइट टर्म बचेगा, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा Tn माइनस T1। और क्योंकि हमने सबको जोड़ा है तो ये n टाइम्स d को जोड़ा जाएगा, d प्लस d प्लस d प्लस d प्लस d n माइनस 1 टाइम्स n माइनस 1 बार इसको जोड़ा जाएगा। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो Tn माइनस T1 जो है वो हमारा हो जाएगा n माइनस 1 इंटू d, क्योंकि d को हमने n माइनस 1 बार जोड़ा है। अगर 2 को 3 बार जोड़े तो 3 गुने 2 होता है, 2 को 5 बार जोड़े तो 5 गुने 2 होता है, और हमने d को n माइनस 1 बार जोड़ा है, इसलिए n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब यहां से हम देखें तो Tn इक्वल टू ये माइनस T1 वहां जाके हो जाएगा T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और T1 इक्वल्स टू a पुट करने पर हो जाएगा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यही हमारा एक फॉर्मूला है जहां से हम एपी को और विस्तार से जानेंगे और आगे के चैप्टर में और भी क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम समेशन ऑफ एपी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे समेशन ऑफ एपी का फॉर्मूला निकाला जा सकता है बड़े ही रोचक ढंग से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।